नमस्कार। आप देख रहे हैं शिव कुमार मिश्रा ऑफिशियल। हमारे साथ हैं आदरणीय संतोष पाठक। स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद जी शिव जी और तमाम शिव कुमार मिश्रा ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म के तमाम दर्शकों को नमस्कार। और आज एक बार फिर हम ऐसी खबर लेकर आए हैं जो निश्चित तौर पर आपको चौंका देगा कि आखिर दिल्ली बनाम उत्तर प्रदेश की लड़ाई क्या अपने आखिरी मुकाम तक पहुंचने जा रही है। और इसमें एक नए प्लेयर, एक बड़े प्लेयर की एंट्री हो गई है और इसके तार नागपुर के साथ साथ अब उत्तराखंड से कैसे जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा इस स्टोरी में। जी शिव जी। अब आपने फिर एक संशय पैदा कर दी कि उत्तराखंड से कैसे जुड़ेंगे। क्या उत्तर प्रदेश का ये दुर्भाग्य ही रहेगा कि उत्तर प्रदेश को उत्तराखंड के माध्यम से ही मुख्यमंत्री मिलेगा। मौजूदा मुख्यमंत्री का बर्थ प्लेस उत्तराखंड है और यही हाल एक बार और हुआ था जब नारायण दत्त तिवारी पूरा संपूर्ण उत्तर प्रदेश हुआ करता था तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, और जब उत्तराखंड हुआ तो दूसरे प्रदेश के एक ऐसे मुख्यमंत्री बने जिन्हें दो दो राज्य के मुख्यमंत्री पद का दायित्व निभाने का मौका मिला। अब चलिए मुद्दे पर आ जाते हैं। यूपी में सियासी सरगर्मी बड़ी तेजी से चल रही है। ब्रजेश पाठक 5 कालिदास मार्ग घुसते हैं, मुख्यमंत्री जी से मिलते हैं और 5 कालिदास मार्ग से निकलकर सीधा 7 कालिदास मार्ग में घुस जाते हैं। ऐसा क्या उन्हें कहा गया कि जो 2022 के बाद नहीं गए थे केशव प्रसाद मौर्य के आवास, वो तत्काल भागे भागे जाते हैं। मौर्य जी से मुलाकात होती है, थोड़ी बहुत देर नहीं होती है, 45 मिनट होती है। 45 मिनट के बाद निकल के आते हैं, फिर वो बताते हैं हमारी शिष्टाचार मुलाकात थी। लेकिन जो फोटो दोनों ने शेयर किया वो बड़े भाव भंगिमादार थे, अलग अलग। और इसके बाद सियासी सरगर्मी आ जाती है। कोई मंत्रिमंडल विस्तार बताने लगता है, कोई कुछ बताने लगता है, कोई कहता है कि सांसदों को संभालने का जिम्मा ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य को केंद्र वालों ने दिया है और उन्होंने कहा कि अपने मुख्यमंत्री से बातचीत कर लो। और इसी दौरान इस उठापटक में यूपी के नवनियुक्त चीफ सेक्रेटरी स्वास्थ्य लाभ लेने दिल्ली चले आए हैं। बताई जा रही है उनकी बाईपास सर्जरी हुई है और वो इस समय स्वस्थ है और 1 महीने तक वो नहीं जाएंगे। एक लिस्ट बनी थी आईएएस आईपीएस की जो शायद उनको पसंद नहीं थी, क्योंकि अब तक आईएएस आईपीएस के ट्रांसफर की पोजीशन वही संभाल रहे थे, तो शायद उन्हें नापसंद आई हो। अब इन सबके पीछे मुख्यमंत्री बदलने की चर्चा 2022 से ही चल रही है, बदल अब तक नहीं पा रहा है। लेकिन जब गुजरात लॉबी बदलने का नाम कर लेती है तैयार, तो बदलना मुश्किल रहता है। लेकिन जब नहीं बदलने का मूड हो और कब एकाएक धनखड़ बना दे, अब तो एक उदाहरण हो गया है, कब इस्तीफा हो जाए, कब इस्तीफा लेके कौन कहां पहुंच जाए। आपने देखा गुजरात के मुख्यमंत्री पूरे मंत्रिमंडल का इस्तीफा लेके पहुंचे। मनोहर लाल खट्टर की दिन भर तारीफ की, रात को इस्तीफा लेके पहुंचे। धनखड़ जी पूरे दिन सदन चलाते हैं और 9 बजे भागे भागे जाते हैं इस्तीफा देने कि कहीं डिले ना हो जाए। संतोष पाठक जी, यूपी के मुख्यमंत्री क्या जाएंगे इस्तीफा देने और नया मुख्यमंत्री मिलेगा? बड़ा सवाल है। देखिए, ये वो सवाल है जिस सवाल का जवाब भारतीय जनता पार्टी का हर नेता और कार्यकर्ता जानना चाहता है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक है। हालत यह है कि कश्मीर का बीजेपी कार्यकर्ता भी जानना चाहता है और कन्याकुमारी का बीजेपी कार्यकर्ता भी जानना चाहता है। आप इसको लोकप्रियता कह सकते हैं, जो कुछ भी कह सकते हैं। आपने लेकिन उत्तराखंड का जिक्र किया तो मैं बता देता हूं कि उत्तर प्रदेश के जो पहले मुख्यमंत्री थे गोविंद वल्लभ पंत साहब, उनका जन्म भी उस समय तो संयुक्त प्रांत हुआ करता था, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड दोनों एक ही था, तो अल्मोड़ा के पास उनका जन्म हुआ। तो उत्तराखंड की अपनी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। गोविंद वल्लभ पंत ने उत्तर प्रदेश में विकास की जो गाथा है उसको शुरू करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लेकिन अब ये लड़ाई एक आखिरी मुकाम तक पहुंच गई और इस बार जो मैंने उत्तराखंड का जिक्र किया शिव जी, वो उत्तराखंड के एक व्यापारी का जिक्र किया जो भगवा वस्त्र पहनते हैं और अपने नाम के आगे स्वामी लगवाना पसंद करते हैं। बाबा रामदेव कह लीजिए, स्वामी रामदेव कह लीजिए। स्वामी रामदेव और बृजभूषण शरण सिंह के आपसी रिश्ते कैसे हैं ये हम और आप सब जानते हैं। जिस दिन बृजभूषण शरण सिंह ने स्वामी रामदेव के खिलाफ अभियान छेड़ दिया, उसके बाद पहलवानों ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ अभियान छेड़ दिया और उसके तार लोग बताते हैं कि लखनऊ से जुड़े थे। दिल्ली में गृह मंत्री उनको बचाते हुए नजर आए। तो ये कहा गया कि बृजभूषण शरण सिंह लखनऊ और दिल्ली की लड़ाई का खामियाजा भुगत रहे हैं। लोकसभा का टिकट कटा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का आलाकमान को पता था कि उनके परिवार को टिकट नहीं दिया तो फिर सीट जीतना मुश्किल हो जाएगा और आसपास के
मंडल से आने वाले जो लोकसभा की अन्य सीटें हैं उसको जीतना मुश्किल हो जाएगा, तो उनके बेटे को टिकट दिया गया। और योगी आदित्यनाथ को जब लगा कि अब कुर्सी जाने वाली है और कुटुंब एक परिवार, जाति के आधार पर विधायकों का जुटान की जो प्रक्रिया शुरू हुई, उसी टाइम पर उन्होंने बृजभूषण शरण सिंह को मिलने के लिए बुला लिया। उसके बाद उनके बेटों को मिलने के लिए बुला लिया। बृजभूषण शरण सिंह ने उसके निकलने के बाद भी अपनी बातें रखी और पिछले कुछ दिनों से लगातार वो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बयान दे रहे। कुटुंब यानी ठाकुर आधार पर जो विधायकों का जुटान हुआ था, उसकी आलोचना उन्होंने की बृजभूषण शरण सिंह ने। और अब जरा तार इन सबके मैं इकट्ठे कहता हूं कि दर्शकों को जोड़िएगा। कुछ दिन पहले अचानक स्वामी रामदेव लखनऊ जाते हैं, मुख्यमंत्री आवास में योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करते हैं। मुख्यमंत्री खुद उस तस्वीर को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर करते हैं। उसके बाद बृजभूषण शरण सिंह का एक और बयान आता है रामदेव के खिलाफ। उसके बाद खबर आती है कि मुख्यमंत्री आवास से सीधे ब्रजेश पाठक केशव प्रसाद मौर्य के घर पहुंच जाते हैं। 45 मिनट तक उन दोनों की मुलाकात चलती है और उसके बाद मैं चाहूंगा कि हम अपने दर्शकों को एक तस्वीर दिखा दें। इस तस्वीर को देखिए आप। ये बृजभूषण शरण सिंह के बेटे जो कि सांसद है कैसरगंज लोकसभा से, करण भूषण सिंह, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर रहे। कल मुलाकात हुई थी। एक और तस्वीर देखिए, एक ही दिन में दो दिग्गज नेताओं के साथ। दूसरी तस्वीर अमित शाह के साथ मुलाकात की है। अमित शाह के कार्यालय में मुलाकात की तस्वीरें हैं। चेहरे देखिए, मुस्कुराते हुए चेहरे देखिए। फर्स्ट टाइम सांसद बने हैं करण भूषण सिंह। इतने बेतकल्लुफ होके तो बृजभूषण शरण सिंह बैठने की हिम्मत नहीं जुटा पाते प्रधानमंत्री के बगल में या गृह मंत्री के बगल में, लेकिन ये बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि कोई गुड न्यूज इनके परिवार को मिलने वाली है। अब वो गुड न्यूज कैसे होगा, क्या कुछ निकलकर सामने आएगा, जरा बता दूं कि कुछ दिन पहले योगी आदित्यनाथ के साथ भी प्रधानमंत्री की मुलाकात हुई थी। वो तस्वीरें मीडिया में आई नहीं। तस्वीरें शेयर करने के दो तरीके होते हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय को मैंने कवर किया है तो दर्शकों को थोड़ा सा बता देता हूं कि प्रधानमंत्री से मिलने जो भी मुख्यमंत्री जाते हैं या जो भी नेता जाते हैं, मुख्यमंत्री का तो अपना फोटोग्राफर होता है, लेकिन प्रधानमंत्री से मिलने के लिए जब मुख्यमंत्री जाते हैं तो उनके फोटोग्राफर नहीं जाते। कोई भी नेता अगर जाता है तो भी उनके फोटोग्राफर नहीं जाते। प्रधानमंत्री कार्यालय का फोटोग्राफर जो 24 घंटे उनके साथ रहता है अलग अलग शिफ्ट में, वो फोटो खींचता है और मुख्यमंत्री के साथ मुलाकात होती है तो पीएमओ के हैंडल से ट्वीट किया जाता है और उस राज्य के सूचना विभाग के अधिकारी को, जो नोडल अधिकारी होता है, लाइजनर ऑफिसर जो होता है, उसको वो फोटो दे दी जाती है। योगी आदित्यनाथ के साथ तस्वीर खींची, पीएमओ ने ट्वीट नहीं किया और योगी आदित्यनाथ के बंदे को दिया नहीं गया, क्योंकि दिया गया होता तो योगी आदित्यनाथ जी पोस्ट करते। और यहाँ बृजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण सिंह अपने परिवार के साथ मुलाकात करते हैं प्रधानमंत्री से। उसी दिन मुलाकात करते हैं अमित शाह से उससे पहले। और दोनों तस्वीरें, यानी गृह मंत्री के कार्यालय से भी उनको तस्वीर दे दी जाती है कि आप पोस्ट कर दीजिए और प्रधानमंत्री कार्यालय से भी तस्वीर उनको दे दी जाती है कि आप पोस्ट कर दीजिए। और इसका मतलब सीधे कहीं ना कहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह दोनों ये चाहते हैं कि वो करण भूषण सिंह के जरिए, बृजभूषण शरण सिंह के जरिए जो अपना संदेशा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंचाना चाहते हैं, वो संदेशा सीधे सीधे पहुंच जाए। लेकिन योगी जी कहां मानने वाले हैं? उनके हाथ में भी दिल्ली दरबार की कमजोर नब्ज है। उपराष्ट्रपति का चुनाव है, 9 सितंबर को चुनाव होगा। वोट दिलवाना है उत्तर प्रदेश के सांसदों और विधायकों का, तो उन्होंने तुरंत सिगुफा उत्तर प्रदेश से निकल कर आ गया कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। पाठक जी यहाँ समस्या यह है कि जब लगा योगी जी को कि अब हमारे हाथ से गेंद बाहर जाएगी, तो उन्होंने कह दिया मंत्रिमंडल विस्तार करेंगे। केंद्र ने उसमें भी आंच लगा दी कि पहले राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पद का चुनाव होगा और उसके बाद आप विस्तार कर लीजिए, यानी नवदुर्गा में कर लीजिए। फिर ये नियम छत्तीसगढ़ पर क्यों नहीं लागू हुआ? छत्तीसगढ़ में कल होगा। अगर मंत्रिमंडल विस्तार की भूमिका नवदुर्गा और उससे नहीं लेनी देनी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बड़े बदलाव होंगे, कई लोगों के पर कटेंगे। जैसे आपने एक विधान परिषद का वीडियो सामने नहीं आया, जिक्र सुन लिया होगा कि अरविंद शर्मा मुख्यमंत्री के बगल वाली चेयर पर बैठे थे, यानी केशव प्रसाद मौर्य के बगल में बैठे थे। नेता सदन है केशव प्रसाद मौर्य, नेता सदन के बगल में जाके ही मुख्यमंत्री बैठेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री जिस सीट पर बैठे, उस सीट पर जिस पर अरविंद शर्मा बैठे थे, तो स्वतंत्र देव ने जाकर अरविंद शर्मा को उस सीट से उठा दिया। उनसे वो लोभ संवरण नहीं हुआ कि मुख्यमंत्री के बगल में कोई और बैठ जाए। सुनदेव ने उन्हें उठा दिया। मारी गुस्सा के अरविंद शर्मा तीसरी पंक्ति में बैठ गए, जहां विधायक बैठते हैं। कैबिनेट वाली लाइन में नहीं बैठे रो में।
तो ये सब चीजें बड़ी खतरनाक होती हैं। इन सब चीजों को केंद्र बड़ा बाज करता है। और जो जातीय गोलबंदी शुरू हुई उसमें 3 जातियों की तो बैठक की तस्वीरें आ गई। ब्राह्मण समाज की भी बैठक की चर्चा लखनऊ में बड़ी जोर शोर से है, उसकी तस्वीरें नहीं आई। तो उसके बाद ये सब उठापटक है। तो क्या योगी आदित्यनाथ का अब स्पेस ब्रजभूषण भरेंगे? मेरा बड़ा सीधा सवाल है कि क्या मुख्यमंत्री पद के दावेदार बनने जा रहे हैं? हालांकि उनमें क्षमता है, उनमें कैपेबिलिटी है। और जिस हिसाब से बाबा रामदेव वहां मिले हैं योगी आदित्यनाथ से, और उन्होंने वो अपशब्द कहा है जो हम आम नागरिक नहीं कह सकते। हम कह देंगे तो अभी हमारे खिलाफ तो अभी टूट पड़ेंगे अंधभक्त आके कि भैया बाबा को आपने ऐसे कैसे बोल दिया। उन्होंने इतने घटिया शब्द नवाजे हैं जो सार्वजनिक नहीं कहे जा सकते। नहीं, ये एक बड़ी दिलचस्प चीज है। मैं थोड़ा सा दर्शकों को ये बता देता हूँ कि दिल्ली दरबार और यूपी का दरबार, ये दोनों एक दूसरे को तौलने में लगे। ब्रिजभूषण शरण सिंह की जो बात है, उनकी अपनी एक छवि है। कुश्ती में भारत को एक नए मुकाम तक उन्होंने पहुंचाया। और ये भी एक सच्चाई है कि उनके ऊपर जो आरोप लगे, जिन आरोपों ने एक तरह से उनकी छवि पर एक ऐसा दाग लगा दिया कि अदालत उनको बरी भी कर दे, फिर भी राजनीतिक रूप से उससे रिवाइव कर पाना, उससे बाहर निकल पाना आज की तारीख में फिलहाल भारतीय जनता पार्टी में नजर नहीं आ रहा। जरा मैं इसको स्पष्ट कर देता हूं, दर्शकों के लिए चौंकाने वाली बात है। अकारण नहीं है कि ब्रिजभूषण शरण सिंह अखिलेश यादव की तारीफ करते हुए नजर आते हैं। अचानक नहीं है कि ये योगी आदित्यनाथ जो है समाजवादी पार्टी से निकाली गई विधायक पूजा पाल को मंत्री बनाने की तैयारी करते हुए नजर आते हैं, लेकिन ब्रिजभूषण शरण सिंह ये कहते हुए नजर आते हैं कि अखिलेश यादव ने बिल्कुल सही किया। भाई, पार्टी से बागी अगर कोई होगा, पार्टी से बगावत अगर कोई करेगा, पार्टी के एजेंडे के खिलाफ अगर कोई जाएगा तो उसी तरह की कार्रवाई करनी चाहिए। अच्छा, ब्रिजभूषण शरण सिंह उत्तर प्रदेश की राजनीति के उन गिने चुने नेताओं में हैं जिनको अटल बिहारी वाजपेयी बहुत पसंद करते थे। क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जब पहली बार सांसद बने थे तो उन्हीं के आसपास का जो प्रभाव वाला पुराना इलाका था, उस समय तो ब्रिजभूषण शरण सिंह राजनीति में बहुत ज्यादा नहीं थे, लेकिन जब अटल जी प्रधानमंत्री बने तो ब्रिजभूषण शरण सिंह का जलवा उत्तर प्रदेश की राजनीति में आ चुका था। बलरामपुर से वहां से अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार सांसद बनकर लोकसभा पहुंचे थे। अब भारतीय जनता पार्टी में उनके पास विकल्प सीमित है, लेकिन दिल्ली दरबार उनको योगी आदित्यनाथ को छोटा साबित करने के लिए उनका इस्तेमाल कर रहा है। कैसे इस्तेमाल कर रहा है? ठाकुर विधायकों की लामबंदी होती है, ब्रिजभूषण शरण सिंह सामने आते हैं कि नहीं ये गलत कर रहे, तो उत्तर प्रदेश में एक बड़ा ठाकुर नेता खड़ा करने की कोशिश एक तरह से की जाती है। दूसरी तरफ चूंकि सांसदों की गोलबंदी करनी है तो केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक दोनों सामने आ गए। फिर मंत्रिमंडल का विस्तार एक ऐसा गाजर होता है शिव जी, जो हर राज्य का मुख्यमंत्री लटका कर रखता है। कभी कैबिनेट का पद भरता नहीं है, वो 2-4-5 सीटें खाली रखता है क्योंकि वो गाजर की तरह लटका रहता है। तो योगी आदित्यनाथ ने वो लटका दिया क्योंकि उनको विधायकों को एकजुट रखना है। लेकिन ब्रिजभूषण शरण सिंह की क्षमता मैं जानता हूं कि ब्रिजभूषण शरण सिंह सांसदों को भी एकजुट रख सकते हैं, विधायकों को भी एकजुट रख सकते हैं। बहुत सारे चॉपर, बहुत सारे हेलीकॉप्टर उनके पास है, उसकी भी अपनी एक अलग उपयोगिता है। कई शैक्षणिक संस्थानों के मालिक है वो, पूरे रीजन में उनकी अपनी एक अलग उपयोगिता है। अयोध्या राम मंदिर आंदोलन में भी उन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो उस नाते आरएसएस का जो पुराना, देखिए योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व की छवि वाले तो हैं, लेकिन वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बैकग्राउंड से नहीं। जो गोरखपुर का जो मठ है वो हिंदू महासभा के बैकग्राउंड से। तो भले ही दुश्मन का दुश्मन दोस्त मानकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन वो आरएसएस के लॉबी के नहीं है। आरएसएस के लॉबी के नजदीक जो है वो ब्रिजभूषण शरण सिंह है। तो ब्रिजभूषण शरण सिंह की एक छवि गढ़ने की कोशिश की जा रही है, पैदा करने की कोशिश की जा रही है, ताकि तात्कालिक रूप से उत्तर प्रदेश के विधायकों, सांसदों को एक संदेशा दिया जा सके और इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ को यह बताया जा सके कि अगर आप जातीय आधार पर राजनीति करना चाहते हैं तो हमारे पास आपसे कहीं ज्यादा प्रभावशाली नेता है जो हर तरह से सक्षम है। हर तरह से सक्षम की बात जब मैं करता हूं तो मान लीजिए कि हर तरह से सक्षम है, बल से, चाहे वो धनबल हो, चाहे वो बाहुबल हो, चाहे वो प्रभाव हो, चाहे वो रणनीति बनाने में हो, चाहे वो लखनऊ से लेकर दिल्ली तक लोगों को साधने में हो, नेताओं को साधने में हो। और जिस व्यक्ति के संबंध अपनी पार्टी के नेताओं से जितने अच्छे हैं, उससे कहीं ज्यादा अच्छे संबंध विरोधी यानी समाजवादी पार्टी के मुखिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से।
तो इनका एक तरह से प्रयोग, सदुपयोग और उपयोग जो है वो गुजराती लॉबी योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कर रही है। और उपराष्ट्रपति के चुनाव के बाद योगी आदित्यनाथ को लेकर भी फैसला, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जो हार गई उसके बाद दिल्ली लॉबी इनको झेलने को तैयार नहीं थी, लेकिन परिस्थितियां कुछ बन नहीं पा रही थी। लेकिन अगर उपराष्ट्रपति के चुनाव में कुछ गड़बड़ हो गई तो फिर उसके बाद ये लड़ाई अपने अंतिम मुकाम पर पहुंच जाएगी। और बृजभूषण शरण सिंह का लगातार बोलना, उनके बेटे का एक ही दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह से संसद सत्र के दौरान मुलाकात करना, ये अपने आप में बता रहा है कि दिल्ली दरबार आखिरी लड़ाई लड़ने को तैयार है। योगी आदित्यनाथ भी मैसेज तो दे रहे हैं, लेकिन एक बात है कि उनके मुख्य सचिव का छुट्टी पर चले जाना, हालांकि मैं उनके स्वास्थ्य की कामना करता हूं, लेकिन लोग ये बता रहे हैं कि ये वैसी सर्जरी थी जिसका समय उन्होंने खुद चुना। चाहते तो मुख्य सचिव बनने से पहले हो सकता था या कुछ समय बाद हो सकता था। मुख्य सचिव जो होता है, मैं बता दूं दर्शकों को कि किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री से ज्यादा बिजी मुख्य सचिव होता है। मुख्य सचिव क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री जो भी काम करते हैं उसको सरकारी कागजों में मुख्य सचिव भी उतारता है और मुख्य सचिव के हस्ताक्षर से ही वो काम होते हैं, ज्यादातर काम होते हैं। ज्यादातर फाइलें ऐसी होती है जिसमें मुख्यमंत्री के पास वो तभी जाती है जब वो मुख्य सचिव उसको ओके कर देते हैं। तो एक जूनियर अधिकारी को सारी पावर दे दी गई है। मुख्य सचिव को आखिर ये क्यों चुनना पड़ा कि इसी समय पर वो अपनी सर्जरी कराए और 1 महीने का लाभ ले? मुख्य सचिव का पद ऐसा होता है जिससे अधिकारी, आईएएस अधिकारी एक दिन भी छुट्टी नहीं लेना चाहता है, क्योंकि एक एक दिन की, एक एक घंटे की मुख्य सचिव की कितनी वैल्यू होती है ये कोई आईएएस अधिकारी ही समझ सकता है। नहीं, यहाँ ये सवाल सबसे बड़ा है कि शशि प्रकाश गोयल जी हैं जो चीफ सेक्रेटरी है, वो काफी समय से मुख्यमंत्री के निकटस्थ हैं। ज्यादातर कार्यभार एसपीजी के नाम से प्रसिद्ध शशि प्रकाश गोयल साहब देख रहे थे, ट्रांसफर, पोस्टिंग। अब सुनने में यह आ रहा है कि दिल्ली दरबार से कुछ संदेश हुआ है, बड़ी तादाद में फेरबदल होना है। सभी मंत्री दिल्ली दरबार में शिकायत कर चुके हैं कि मेरे सचिव मेरी बात ही नहीं सुनते हैं, तो कुछ तब्दीलियां होंगी। अब इन सब तब्दीलियों की सूची शशि प्रकाश गोयल को बनानी पड़ेगी। अब गोयल साहब कैसे कह दें, मान लीजिए मेरे और आपके रिश्ते बहुत अच्छे हैं, तो मैं कैसे कह दूं कि मैं आपके साथ प्रोग्राम नहीं करूंगा, मैं आपकी बात नहीं इतनी ताकत से सुनूंगा। तो ये सब चीजें बड़ी गंभीर हैं। ऐसे में उन्हें छुट्टी लेने के अलावा कोई चारा नहीं था। अब इस दौरान जो आगे पीछे हो जाएंगे, फिर उनसे गोयल साहब कहेंगे कि हम देखेंगे, आ गए हैं, हम समझेंगे, करेंगे, तुम्हारा भी कुछ करेंगे, चिंता न करो। तो इस दौरान प्रदेश में अपराध को लेकर योगी सरकार का चयन होता है। अपराध में पूरी तरीके से अभी आपाधापी मची है। चुनाव आयुक्त के समक्ष अखिलेश यादव ने परेशानी पैदा कर दी है। कई डीएम मैदान में खुदा दिए गए हैं, बाराबंकी के डीएम, कासगंज के डीएम और आपके बहराइच के डीएम या जालौन के डीएम, वो अखिलेश यादव को 2 वर्ष बाद 2022 के एफिडेविट के अब सबूत दे रहे हैं कि ये तो मर चुका था, वोटर जो आपने एफिडेविट दिया है, ये तो वोट कटा नहीं था, ये तो वोट कट चुका था, ये तो आज भी मौजूद है। मतलब 2022 की बात आज 2025 में बताई जा रही है। अब 18,000 एफिडेविट हैं। धीरे धीरे सभी जिले के मैदान में आ जाएंगे, क्योंकि चुनाव आयोग पूरी तरीके से फंस चुका है और अब पत्रकार भी उसकी मजाक बनाने लगे हैं। कल आपने देखा कि मौसवी सिंह जैसी पत्रकार क्या वीडियो ट्वीट और शेयर करती हैं, तो आप देख रहे हो। अब इन सबको लेके मेरा अंतिम एक आपसे एक कमेंट है कि यूपी में मौजूदा परिस्थितियों को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, उसको मैं थोड़ा सा आगे कर दूं कि जो जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए, जो जवाब राजनीतिक दल के रूप में, सत्तारूढ़ राजनीतिक दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए, वो जवाब आगे करके डीएम से दिलवाया जा रहा है। अब उन तमाम डीएम का जिनका आपने जिक्र किया, उनके बारे में तो यही कहूंगा कि भैया अभी आपका लंबा कैरियर है और सत्ता बदली तो इस बार अखिलेश यादव कह चुके हैं कि मैं किसी को भूलूंगा नहीं, सबको याद रखूंगा। तो उनको सोचना चाहिए कि क्या इस राजनीतिक लड़ाई का क्या पार्ट बनेंगे, नहीं बनेंगे। और फंसे हुए योगी आदित्यनाथ, जब उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के ज्यादा विधायक उनके साथ नहीं आ सकते, तो मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं, 100 से ज्यादा विधायक ले आइए और मुख्यमंत्री बन जाइए। अखिलेश यादव ने यह ऑफर केशव प्रसाद मौर्य को दिया था, लेकिन क्या कोई और व्यक्ति है जो इस ऑफर को एक्सेप्ट करने की तैयारी कर रहा है? जरा खबरें देखिए क्या निकलकर सामने आ रही है कि पूजा पाल को मंत्री नहीं बनाना है। समाजवादी पार्टी ने जिन अन्य नेताओं को निकाला था अपने विधायकों को, जिसमें ऊंचा हार से विधायक मनोज पांडे हैं, गौरीगंज से विधायक राकेश प्रताप सिंह है
और गोसाईगंज से विधायक अभय प्रताप सिंह है, जिनको समाजवादी पार्टी ने निष्कासित किया था। ये बताया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ इनको भी मंत्रिमंडल में शामिल करना चाहते हैं, ताकि वो समाजवादी पार्टी के विधायकों को एक संदेशा दे सके। अब इसके दो मायने, या तो विधायक तोड़ने की कोशिश करेंगे, जिसकी संभावना बहुत कम है, जाति के आधार पर कुछ विधायक आ सकते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के 90% से ज्यादा विधायक एकजुट है, या फिर वो इनको अपनी सरकार में शामिल करके कोई बैकडोर चैनल खोलना चाहते हैं। क्योंकि इनमें से एक नेता के बारे में मैं जानता हूं कि उनकी अखिलेश यादव से 1 to 1 मुलाकात बातचीत पहले भी थी और उनकी बातचीत पहले भी है, और वो जिस दिन महाराज जी का संदेशा लेकर अखिलेश यादव से मिलना चाहेंगे, अखिलेश यादव 15 से 20 मिनट में उनको मिलने के लिए बुला लेंगे। तो क्या भविष्य के लिए कोई बैकडोर चैनल तैयार किया जा रहा है? राजनीति है, राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। कल्याण सिंह जैसे नेता अपनी राजनीतिक पार्टी बनाकर मुलायम सिंह यादव के साथ गठबंधन करेंगे, इस बात की कल्पना कोई उत्तर प्रदेश की राजनीति में कर भी नहीं सकता था, लेकिन ऐसा हुआ। तो इसलिए अंतिम स्थिति तो यहां तक आ गई थी कि उनकी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर उन्हें लोकसभा लड़ने की नौबत आ गई थी। वो तो मुलायम सिंह ने उनसे कहा कि आप नहीं, आप निर्दलीय लड़िए, आपका वजूद है और मेरी पार्टी आपको बैकडोर से चुनाव लड़ाएगी, और फिर वो एटा लोकसभा सीट से सांसद बने थे। तो चलिए संतोष जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण तथ्यों पर बातचीत की है, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हाजिर रहेंगे, फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार। तमाम दर्शकों को नमस्कार और आभार।